हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित मालो आप सबका स्वागत करता हूँ वर्सेटाइल जी के जोन में। आज की क्लास यानी कि 8 जनवरी की क्लास में हम कुछ नए करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। सो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। पहला करंट अफेयर है कोप्पल टॉय क्लस्टर। ओके, कोप्पल टॉय क्लस्टर क्या है, ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है कर्नाटक में। ओके, कर्नाटक में बनाया जा रहा है और ये एक जो है भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है। ओके, 400 जमीन में ये स्थापित किया जा रहा है, 400 एकड़ जमीन में स्थापित किया जा रहा है और यहाँ पर जो है इस क्लस्टर में खिलौने बनाए जाएंगे, उपकरण बनाए जाएंगे, पैकेजिंग का सामान जो इसमें इंक्लूड होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है विकसित किए जाएंगे, पेंट बनाया जाएगा, ये सब चीज़ें इसमें जो है बनाई जाएगी। साथ ही साथ इसमें लगभग ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो सेज बन रहा है, इसमें 100 से ज़्यादा लगभग छोटी और बड़ी निर्माण इकाइयाँ शामिल होगी। इसमें घरेलू विनिर्माण और निर्यात के लिए इकाइयाँ भी शामिल होगी, जो यूनिट्स हैं जो एक्सपोर्ट्स के लिए रहेगी वो भी इसमें शामिल होगी। लगभग 4000 करोड़ रुपए का इसमें जो है इन्वेस्टमेंट आकर्षित करेगा, यानी कि लगभग इन्वेस्टमेंट 4000 करोड़ का होगा और इसमें लगभग 25,000 का जो है डायरेक्ट जॉब्स, जो डायरेक्ट जॉब रहेगी वो इसमें बनेगी और 1 लाख जॉब जो है जो अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट जॉब से वो रोजगार सर्जित होने वाले हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के खिलौनों का निर्माण किया जाएगा और जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हो गए, प्री स्कूल जो स्कूल में काम आते हैं छोटे बच्चों के लिए वो खिलौने हो गए, आउटडोर खिलौने हो गए, शिशु खिलौने हो गए, शैक्षिक खिलौने हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं खिलौने वहाँ बनाए जाएंगे। क्यों बनाए जा रहे हैं, इसका महत्व क्या है ये टॉय क्लस्टर का? भारत में जो खिलौना निर्माण है ना, जो इकाइयाँ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो बिखरी हुई है यानी खंडित है। 4000 से ज़्यादा इकाइयाँ काम कर रही है लेकिन सिर्फ 10% ही एक संगठित सेक्टर से हैं। तो इस तरह के हमें बहुत सारे क्लस्टर बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा जो है फरवरी 2021 की बात है, लास्ट ईयर जो है साल भर पहले 2300 करोड़ रुपए की लागत से 8 जो है क्लस्टर के निर्माण समूह की एक भारत सरकार ने एक योजना बनाई थी। ओके, और मंजूरी दी है कि 8 क्लस्टर जो हैं खिलौना क्लस्टर वो बनाए जाएंगे अलग अलग राज्यों में, जिसमें 3 एमपी में बनाए जाएंगे, एक उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में बनाया जाएगा, 2 राजस्थान में बनाया जाएगा। क्या है इसका मकसद? इसका मकसद जो है वो आयात पे निर्भरता जो है वो कम की जाए, क्योंकि ताइवान और चाइना से 90% जो खिलौने हम आयात करते हैं। 1 बिलियन डॉलर के खिलौने आयात किए थे लास्ट ईयर। तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो 35 टॉय क्लस्टर बनाने का लक्ष्य है। ओके, नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स क्या है, जो 2018 में नई दिल्ली से स्टार्ट हुए थे सबसे पहले। ओके, और जो है खेलो इंडिया गेम की जो शुरुआत है भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। हाल ही में जो है 2021 के जो खेलो इंडिया गेम्स हुए थे वो कैंसिल हो गए थे, तो इस बार जो है 2022 में भी पंचकुला में होने जा रहे हैं। ओके, और 2023 के भोपाल में होने वाले। पहले कहाँ हुए थे? पहले हुए थे नई दिल्ली में, फिर पुणे में हुए, फिर गुवाहाटी में हुए और इस बार जो अगले साल जो होंगे वो भोपाल में होंगे। भोपाल के जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो कैबिनेट है, वहाँ पर उनको खेलों की मेजबानी के लिए जो है मंजूरी मिल चुकी है। भोपाल में एमपी में होने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया गेम्स अगले वाले 2023 के जो गेम्स है वो कहाँ होंगे, पहले कहाँ होते, तो पूरा इनका ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है। ओके, तीसरा है चीता को लाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 5 जनवरी को एक कार्य योजना लॉन्च की है। ओके, ये कार्य योजना कैसे है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो 19वीं बैठक हुई है उसमें पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीतास इन इंडिया जारी किया गया है। एक एक्शन प्लान जारी किया है कि चीता को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाए इंडिया में। इसके तहत जो है, इस योजना के तहत एक 5 वर्षों में 50 चीते लाए जाएंगे। दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया से लगभग 12 से 14 चीतों का आयात किया जाएगा और हर चीते पे जो है एक जीपीएस हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो कॉलर लगाया जाएगा, जिससे पता लगेगा कि चीता कहाँ पर कैसा है। ओके, इनको जो है एक इंटरनेशनल फ्लाइट से या फिर जो है कमर्शियल फ्लाइट या चार्टर प्लेन से इनको लेके लाया जाएगा और इनको जो है एमपी में एक पूलो पालपुर नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। वहाँ पर इनको ले जाया जाएगा, वहाँ पर इनको छोड़ा जाएगा, यानी कि उनका जो आवास बनाया जाएगा वो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अभी एक टाइगर के लिए भी है, जहाँ पर टाइगर भी पाए जाते हैं। ओके, तो वहाँ पर इनको
एक आवा था कि ये जो हैं वहाँ पर एक उनके आवाज़ के अनुसार अपने आप को ढाल सकें। कि इसके लिए जो है नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सरकार से बात की जा रही है ताकि उनसे आयात किया जाए। कि ध्यान रखिएगा, चीता को लाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। फोर्थ वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, डिजिटल युआन वॉलेट ऐप्स। पहले बात करते हैं डिजिटल युआन क्या है। ये एक करेंसी है जो चाइना की डिजिटल मुद्रा है, वहाँ की डिजिटल करेंसी है जो जिन्होंने 2014 में लॉन्च किया था। ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये डिजिटल करेंसी तो है बट क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्योंकि इसे सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। वहीं क्रिप्टो करेंसी को किसी बैंक द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। इसके लिए जो अभी इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था 2019 में, अभी ये चर्चा में, क्योंकि इसकी जो है 10 मिलियन संख्या, इसके जो यूजर्स हैं 10 मिलियंस हो चुके हैं। 2019 में इस ऐप को लॉन्च किया था एंड्रॉयड और एप्पल स्टोर्स पे, और अब तक इसके 10 मिलियन यूजर्स हो चुके हैं। ओके, इसे जो है अभी तक जो है वहाँ के चाइना के लेवल पे काम करिए, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे ही काम करिए। इसे इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च करने की तैयारी है। जो भी शीतकालीन ओलंपिक आने वाले हैं, यानी कि विंटर ओलंपिक जो 2020 में चाइना में होने वाले हैं, उस पर जो है वहाँ पर इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर इसको इस मुद्रा को लॉन्च करने की योजना है। इसकी जो वैल्यू है, वैल्यूएशन है, वो उनके वहाँ की जो कागज मुद्रा, फिएट मुद्रा, उसके मूल्य के बराबर है। ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा, डिजिटल युआन के बारे में ध्यान रखिएगा। ओके, वैसे ये काम कैसे करता है, नॉर्मली अगर बात करते हैं तो इसके लोग कैसे यूज़ करते हैं इसको। अभी तक क्या होता था कि वहाँ के जो केंद्रीय बैंक है, जो कि सेंट्रल बैंक है, वो वाणिज्यिक बैंकों को वितरित करता था। उसे वाणिज्य बैंक जो है जब जनता को डिजिटल जो है उसके बाद जनता को वितरित करती थी, डिजिटल मुद्रा का आदान प्रदान होता था, और ग्राहक डिजिटल युआन के लिए नगद का आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी कि पहले नकदी देनी पड़ेगी, उनको कैश देना पड़ेगा, उसके बाद डिजिटल युआन उनको मिल जाएगा। अब डिजिटल युआन प्राप्त करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करना होगा, जिसे डिजिटल युआन वॉलेट ऐप्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। ओपन रॉक संग्रहालय है कहाँ पर? भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में उद्घाटन किया गया है। ओके, इसका जो उद्घाटन है जितेंद्र सिंह जी ने किया है, केंद्रीय मंत्री हैं। ओके, जो कि एक राज्य मंत्री हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं। इसमें इस म्यूजियम में जो है, इस संग्रहालय में भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 प्रकार के चट्टानों को प्रदर्शित किया गया, जिनकी उम्र 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 55 मिलियन वर्ष तक है। बहुत सालों पुरानी है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये चट्टानें ये चट्टानें पृथ्वी की सतह से 175 किलोमीटर की दूरी तक पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से का प्रतिनिधित्व भी कर रही है। यानी कि इन चट्टानों में कुछ एक चट्टान ऐसी भी है, कुछ चट्टानें ऐसी भी जो कि पृथ्वी की सतह से 175 किलोमीटर नीचे की तरफ है। ओके, इसका जो ये संग्रहालय कहाँ बनाया गया? ये संग्रहालय बनाया गया NGRI, ओके, नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, इसे जो हैदराबाद में है वहाँ पर इसे बनाया गया है, ओपन रॉक संग्रहालय। ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरी सहेली के बारे में बात करते हैं। क्या है मेरी सहेली? हाल ही में जो है रेलवे जो RPF है, रेलवे रिजर्व फोर्स है, RPF, उन्होंने एक अभियान चालू किया है। ओके, एक पहल चालू की है जिसका नाम है मेरी सहेली। मेरी सहेली जो है स्पेशली लंबी दूरी में जो ट्रेनें हैं उसमें जो महिलाएं अकेले यात्रा कर रही हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए पहल जारी की है RPF ने। ओके, इसमें जो देश के प्रमुख स्टेशन है उसमें 244 स्टेशनों पे 244 मेरी सहेली दलों की तैनाती की है प्रमुख रेलवे स्टेशनों पे। RPF इन महिलाओं यात्रियों से उनकी यात्रा के अंत में एक जो है प्रतिक्रिया प्राप्त भी करती है कि रिव्यूज़ क्या रहे हैं, ताकि प्रभावशीलता का आंकलन किया जाए कि भाई उनका जो सेफ्टी वो कर रहे हैं, ये मेरी सहेली जो पहल है वो कितना वर्क कर रही है। ओके, जो RPF है, मेरी सहेली टीम महिला यात्रियों को सुरक्षा का एहसास करा रही है। खासकर अकेली यात्रा करने वाले यात्रियों के पास जाकर उनसे बात करती है, उनको सुरक्षित जो उनको बताती है कि आप सुरक्षित हैं, किसी भी परेशानी आने पर उनके नंबर भी दिए जाते हैं ताकि तत्काल मदद मिले। ओके, ये जो है किस तरीके से काम करती है? जैसे ही स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है, मेरी सहेली टीम महिला यात्रियों के पास पहुंचती है, उनको उनका मोबाइल नंबर और सीट नंबर दर्ज करती है ताकि किसी भी मदद की आवश्यकता हो तो तत्काल वहाँ पर पहुँच सकें। आज तो जो 840 स्टेशन और लगभग 4000 कोचों में CCTV प्रणाली, महिला
विशेष उपनगरीय ट्रेनों में महिला को सुरक्षा प्रदान करना, महिला कोच में अनाधिकृत यात्रियों के खिलाफ नियमित अभियान संचालित करना शामिल है। ये मेरी सहेली के कुछ अभियान हैं। इस टीम को अभी जो है बेहतर रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। यही वजह है कि आरपीएफ द्वारा इसे और मजबूत करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। एक बहुत अच्छे पहल है आरपीएफ के द्वारा, जो महिलाएं अकेला सफ़र करती हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि आपके साथ हम हैं। ओके, नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों, हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो हैं उनके घोषणा की है। और राष्ट्रीय जो है हमारे केंद्रीय जल शक्ति जो मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो कि राजस्थान के जोधपुर से बिलोंग करते हैं, वहाँ के सांसद हैं। ओके, इन्होंने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार का जो है घोषणा की है 2020। सबसे पहले कभी स्टार्ट किया था 2018 में जो पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरू किया था। अभी उत्तर प्रदेश को पहला प्राइज मिला है, यूपी को पहला प्राइज मिला है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद जो है तमिलनाडु जो हैं इनको थर्ड नंबर पे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे हैं। ओके, 2018 में पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरू किया था। जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है ये क्या करता है, स्टार्टअप के साथ साथ जो प्रमुख संगठन हैं और जो नीति निर्माता हैं उनसे जुड़ने का, उनसे विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान करता है कि सर्वोत्तम जो है जल संसाधन प्रबंधन प्रणाली को कैसे अपनाया जाए। ओके, उसके बारे में चर्चा करता है और लगभग जो है 57 पुरस्कार दे रखा है। ओके, 11 विभिन्न अलग अलग श्रेणियाँ हैं, उसमें 57 पुरस्कार देता है, 57 जनों को पुरस्कार मिलता है। मतलब 11 श्रेणियों में जो है 57 तरीके के पुरस्कार, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है सीरीज मिलती रहती है, जिसमें पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पर आने वाले लोगों को इसमें प्राइज मिलता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ राज्य हो गया, सर्वश्रेष्ठ जिला हो गया, ग्राम पंचायत हो गई, स्थानीय निकाय हो गए, शहरी निकाय, सर्वश्रेष्ठ मीडिया है, सर्वश्रेष्ठ स्कूल है, ओके, सर्वश्रेष्ठ संस्था है, धार्मिक संगठन है, उद्योग है, एनजीओ है, ठीक है। इसके अलावा उपयोगकर्ता संघ हैं, सीएसआर गतिविधि के लिए इस और सर्वश्रेष्ठ उद्योग। तो इस तरीके से 11 विभिन्न श्रेणियों में 57 पुरस्कार मिल रहे हैं। ओके, तो कुछ और इसमें कुछ श्रेणियाँ ऐसे भी जिसमें उप श्रेणियाँ भी हैं। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार यहाँ पर इस बार घोषित किए गए 2020 के। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स की। नेक्स्ट वाले जो करंट अफेयर्स हैं उसमें अगर बात करते हैं मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, हाल ही में एक प्रोसेसिंग वैन बनाई गई है जिसमें जो शहद उत्पादक है उनको हेल्प मिले। ओके, भारत की पहली मोबाइल हनी वैन प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई गाजियाबाद के सिरोरा गाँव में। ध्यान रखिएगा, पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। ओके, इसमें जो है 8 घंटों में 300 ग्राम शहद तक का प्रसंस्करण जो है कर सकती है वो। ओके, ये वैन जांच प्रयोगशाला से भी सुसज्जित है, यानी कि उसमें सब चीज़ें जो हैं, जांच प्रयोगशाला भी है जो तत्काल शहद की गुणवत्ता की जांच कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा बात करूं तो केवीआईसी जो खाद्य ग्रामोद्योग है, ओके, जो मिशन है, उन्होंने शहद मिशन के तहत केवीआईसी ने एक बड़ी उपलब्धि है हनी प्रोसेसिंग वैन। ओके, जिसका उद्देश्य क्या है? मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्देश्य है कि मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण देना, किसानों को मधुमक्खी बक्से वितरित करना, गांव के शिक्षित और बेरोजगार युवकों को मधुमक्खी पालन गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सहायता प्रदान करना। शहद उत्पादन के जरिए जो प्रधानमंत्री की मीठी क्रांति का जो विजन है उसे दृष्टि रखते हुए केवीआईसी ने मधुमक्खी पालकों और किसानों को उनके शहद की उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के सक्षम बनाने के लिए यह अनूठा एक इनोवेशन प्रस्तुत किया है। बहुत अच्छी बात है कि अब लोगों को, जो किसान है, जो शहद उत्पादक है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। उनके पास एक वैन आएगी जो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट होगी, जो 8 घंटे में 300 किलो शहद का प्रसंस्करण कर देगी और जांच करके भी बता सकती है कि अभी क्वालिटी क्या है। काफ़ी चीज़ें इसमें एक नया इनोवेशन हो, बहुत शानदार इनोवेशन है ये। ओके, इस वैन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि मधुमक्खी पालकों को शहद का प्रसंस्करण करने के लिए उनके द्वार पे, उनके घर पे आके कर रही है, यानी कि दूर जाने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। इससे क्या होता है, उनका पैसा ही बचेगा, परेशानी भी बचेगी, लागत ही बचेगी। और जो है
जो छोटे मधुमक्खी पालन करता है उनको अधिक लाभदायक ये बनाएगी। वहीं शहद की शुद्धता और सर्वोच्च गुणवत्ता मानकों का भी रखरखाव भी करेगी, ध्यान रखना। तो ये मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है गाजियाबाद के सिरोरा गांव में पहले स्टार्ट की गई है, वहाँ लॉन्च की गई है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। सीमा भवानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की किस टीम का नाम है? बीएसएफ की किस टीम का नाम है? महिला बाइकर टीम का नाम है। ये जो सीमा भवानी है किस टीम का नाम? महिला बाइकर्स टीम का। ये महिला बाइकर्स टीम है जो गणतंत्र दिवस पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। ओके, ये विभिन्न रैंकों से 100 से अधिक महिलाओं की सैनिक इसमें हिस्सा ले रही है। 2016 में सीमा भवानी टीम का गठन किया गया था। उन्होंने पहली बार जो है 2018 में गणतंत्र दिवस परेड पर भाग लिया। तो ध्यान रखिएगा, सीमा भवानी जो है बीएसएफ की एक महिला बाइकर्स की टीम है। ओके, जो स्टंट दिखाएगी। हाल ही में अटल सुरंग जो है उसके चर्चा में रही है। अब बात करते हैं किस राज्य में स्थित है। ये हिमाचल राज्य में स्थित है। लेह मनाली राजमार्ग पर जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग पास है, वहाँ के जो है उसके नीचे 9 किलोमीटर की लंबी सुरंग है। 2022 के पहले दिन रिकॉर्ड संख्या में वाहनों में पार किया था। ओके, इसलिए चर्चा में कि 1 जनवरी 2022 को जो 1 जनवरी 2022 को लगभग इसमें 7,515 वाहनों ने इस सुरंग को पार किया था। और इसका जो उद्घाटन हुआ वो 3 अक्टूबर 2020 को जो है लगभग साल भर से ज़्यादा हो चुका है, 1.25 साल हो चुका है उस टाइम पे इसका उद्घाटन हुआ था। तो अभी तक सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ निकली है वो 1 जनवरी 2022 को निकली है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लू बुक जो कि हाल ही खबरों में था, किस समूह का मैनुअल है? यह है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते हैं, उसका ही एक ये हिस्सा। उसका मैनुअल नाम क्या है? ब्लू बुक। ओके, ध्यान रखिएगा, ब्लू बुक किसका नाम है? मैनुअल नाम है वो है एसपीजी का, जो कि भारत के प्रधानमंत्री की रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दी है? वो है दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता देने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 में एक संशोधन विधेयक पारित किया है। 5 सिख तख्त हैं, पंजाब में 3 है, एक महाराष्ट्र, एक बिहार में एक है। तो जो भी तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दी है दिल्ली सरकार ने। ओके, दिल्ली ने दी है। ओके, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय हवाई खेल नीति का मसौदा जारी किया है? वो जारी किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। ओके, जो एविएशन मिनिस्ट्री है उन्होंने एक मसौदा जारी किया है, नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी जारी की है। क्या है ये? 2030 तक भारत को शीर्ष हवाई खेलों के राष्ट्रों में से एक बनाना है। ओके, ये नीति हवाई खेलों के लिए भारत की क्षमता को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए ध्यान केंद्रित करती है। इस नीति का जो विजन है वो 2023 तक भारत को शीर्ष हवाई खेलों के राष्ट्रों में भारत को एक बनाना है। ओके, डीआरडीओ की